हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह का फिर से आपका स्वागत करता हूं एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैंने सोचा कि आज मैं और गिरनार सर आज उन बच्चों की बात करने वाले हैं यार जो 11th में पढ़ाई किए ही नहीं। मतलब अभी बिल्कुल सेशन एंड पे आ गया है, 1-2 महीने 3 महीने के बाद तुम्हारा एग्जाम होने वाली है। लेकिन यार हमारा सपना था जेई क्रैक करने का, लेकिन शायद हम कोविड की वजह से या किसी न किसी की वजह से इतना दूर तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक उस तरीके का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए, खास करके फिजिक्स में। क्योंकि मुझे पता है यार 11th की फिजिक्स, मतलब 11th की फिजिक्स एक होता है ना कि 10th तक में अपना यहाँ होता है और 11th में जैसे अपन मारते तो एक बहुत बड़ा जंप आता है फिजिक्स में खास करके। तो मुझे पता है कि वो जंप कई बार हम लोग नहीं कर पाते हैं और फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज होने लगता है। फिर लगता है यार चलो कैसे भी बोर्ड एग्जाम का दे दें, बाकी अपन तैयारी बाद में कर लेंगे। तो कई बार ऐसी फीलिंग आती है और वो फिर टाइम बीतने के बाद पता चलता है कि 12th आ गया। 12th में लगता है यार अब प्रिपरेशन क्या करें, बोर्ड की प्रिपरेशन पे ध्यान देते हैं। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आता है। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि यार अभी जैसे नवंबर का मंथ चल रहा है, तो यार अभी से लेकर क्या अगले दिसंबर तक, क्या अगर मुझे जेई 2022 देना है तो क्या फिजिक्स में इतना अच्छा किया जा सकता है कि जेई 2022 में हम 80+ स्कोर ला सकते हैं अगर अभी तक हमारा प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं हुआ है। तो आज मैं और गिरनार सर यही बातें डिस्कस करने वाले कि फिजिक्स को आप किस तरीके से अपना स्ट्रांग बना सकते हैं अगर अभी तक आपने फिजिक्स को टच भी नहीं किया है, या फिर टच भी किया है तो उस तरीके से उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये हमारा अर्ली ग्लेडिएटर बैच बोल दो, जो कि कंप्लीटली 11th और 12th, कंप्लीट 11th 12th मतलब जिसमें कवर करवाया जाएगा, वो लॉन्च होने वाला है तुम लोगों के लिए जो अभी तक जेई की तैयारी स्टार्ट नहीं की है। लेकिन अभी लॉन्च कब होने वाला है, कब ये होगा, ये सरप्राइज अभी मैं रिवील नहीं करने वाला हूं। लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि भाई कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर तुम वाकई में इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो, जिसमें कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th करवाया जाएगा जेई 2022 वालों के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक में तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा और बहुत बेसिक से करवाया जाएगा विथ पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो नीचे में लिंक में गूगल फॉर्म दिया गया है, वो गूगल फॉर्म फिल कर देना ताकि हमें पता चले और हम तुम्हें एक स्पेशल डिस्काउंट कोड मैसेज कर दें जब ये बैच लॉन्च होगा। तब कब लॉन्च होगा ये मैं रिवील नहीं करने वाला हूं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बैच है। ग्लेडिएटर बैच का बहुत डिमांड था बच्चों को कि सर हमने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, जल्दी से ग्लेडिएटर लॉन्च करो। तो ठीक है, आएगा आएगा, बट तुम्हारा इंटरेस्ट कितना है ये तुम गूगल फॉर्म फिल करके बताना कि हाँ तुम सच में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, क्योंकि जो गूगल फॉर्म फिल करेंगे उनको स्पेशल डिस्काउंट कोड मिलेगा। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर तुम्हारा 11th वीक रह गया फिजिक्स में सपोज, तो हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपने गिरनार सर कुछ बताएंगे तुम्हें, फिर मैं आता हूं। हेलो एवरीवन, भाई क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो भाई जैसा सर ने कंटेक्स्ट सेट किया कि अगर आपने इस पैंडेमिक के साल में काफ़ी टाइम लूज कर दिया है या आपको लगता है कि आपका काफ़ी टाइम बेटर यूटिलाइज हो सकता था, आप अपनी जेई 2022 की प्रिपरेशन में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर फुल्ली अवेयर कि आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको सिमिलर प्रॉब्लम है, एंड दैट इज वाई अपन ने ये बैच लॉन्च करने की प्लानिंग की है, राइट। तो जल्दी ही स्केड्यूल आपको शांतनु सर बताएंगे, बट अगर आप इसी स्टेज पर हैं तो आई थिंक दिस बैच इज परफेक्टली टेलर्ड फॉर यू। आपकी मोमेंटरी यही जरूरत है कि आप इस बैच को ज्वाइन करें। ओके, तो अब बात आती है कि आपने जो टाइम मिस कर दिया है या जो टाइम अब आगे आने वाला है जिसमें आप शुरू करेंगे अपनी जेई की प्रिपरेशन, तो उनमें स्पेशली फिजिक्स में जो 11th की फिजिक्स है या जनरली भी जो फिजिक्स है, उसमें खास तौर पर किन चीज़ों का बड़े बड़े तौर पर लमसम तौर पर आपको ध्यान रखना है वो आपको बताऊंगा। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, you have to respect mathematics, right? प्लीज रिस्पेक्ट मैथमेटिक्स। ऐसा मत सोचना कि सर 1/3 अपना सिलेबस है मैथमेटिक्स तो वो करके मैंने छोड़ दिया। भाई अगर वहां सफर करोगे तो फिजिक्स में भी सफर करोगे, राइट? अगर आपको डिफरेंशिएट करना नहीं आएगा तो यहां भी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको वेक्टर सॉल्व करना नहीं आएगा तो फिजिक्स में भी दिक्कत आएगी। तो
दैट वी स्पेशली टेक केयर ऑफ कि जितनी भी फिजिक्स में आपको मैथमेटिक्स की जरूरत है, हम शुरू करने से पहले आपको वो पढ़ाते हैं कि भाई वेक्टर्स में क्या जरूरत है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या जरूरत है, कैलकुलस, डिफरेंशियल, इंटीग्रल, ये सारी जरूरतें हम पहले आपको दे देते हैं, आपको पूरा असला तैयार कर देते हैं मैथमेटिक्स का, और फिर हम फिजिक्स के पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान, पूरी 11th और इनफैक्ट पूरी 12th के दौरान भी आपको मैथमेटिक्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जितनी प्रैक्टिस हो सके वो प्रैक्टिस करते चलनी है। ऑलराइट, एंड देन आप मैकेनिक्स जो है वो सर्वत्र है, चारों ओर है, राइट, इट इज ऑमनीपोटेंट। स्पेशली जब आप आगे के टॉपिक्स में जाओगे, ऑप्टिक्स में जाओगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी जाओगे, मॉडर्न फिजिक्स में जाओगे, तो मैकेनिक्स आपको सब जगह मिलेगी। तो भाई मैकेनिक्स जो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है ये आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है, और थोड़ा डिटेल में आपको सर समझाएंगे कि भाई मैकेनिक्स में किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। देखो, अगर मैं मैकेनिक्स का सिंपल सा बात बोलूँ तो यार ऐसा होता है कि जैसे तुम स्टार्ट करते हो, पहले काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हो, कहीं ना कहीं तुम देखना कि काइनेमेटिक्स का यूज़ थोड़ा बहुत न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पड़ता है। हम पहली बार सीखते हैं एफबीडी कैसे बनाई जाए, फोर्स एफ नेट बराबर एम इन टू ए, सेकेंड फर्स्ट लॉ पे आते हैं, फिर सेकेंड लॉ पे आते हैं, फिर थर्ड लॉ पे आते हैं। इस तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एक बेसिक एफबीडी जानने के बाद हम फ्रिक्शन में आते हैं कि भाई एक नया तरह का फोर्स आ गया, फ्रिक्शन आ गया। अब फ्रिक्शन बिना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हो नहीं सकता। अब चलो फ्रिक्शन भी हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मेरा स्ट्रॉन्ग था तो फ्रिक्शन भी हो गया। सर्कुलर मोशन बिना इन 3 चैप्टर के नहीं हो सकता। तो भाई कहीं ना कहीं मैकेनिक्स में हर पार्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। हर पार्ट तुम देखना कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हें सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन नहीं आएगा तो तुम भूल जाओगे तुम्हें रोटेशन आएगा, क्योंकि रोटेशन में पूरी मैकेनिक्स का यूज होने वाला है। मतलब जितना तुम अभी तक पढ़े हो, सेंटर ऑफ मास, वर्क, पावर, एनर्जी, हर कोई, यानी कि ये मैकेनिक्स एक ऐसा तुम समझो कि एक पिलर है तुम्हारी फिजिक्स का। सबसे बड़ा पिलर अगर कोई है फिजिक्स का तो वह है मैकेनिक्स। ट्रस्ट में, अगर तुम्हारा मैकेनिक्स स्ट्रांग है यानी कि तुम्हारा 11th स्ट्रांग है। अगर कोई बोलता है ना कि सर मेरा 11th वीक है, दैट मीन्स दैट उसका मैकेनिक्स वीक है। और अगर तुम्हारा 11th स्ट्रांग है तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हें 12th में ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12th की फिजिक्स 11th के कंपैरिजन में इजी होती है। इजी इसलिए नहीं होती कि भाई बहुत हल्की हल्की चीजें पढ़नी पड़ती, इजी इसलिए होती है कि अगर हमारा 11th स्ट्रांग होता है तो कई सारा कंसेप्ट 11th का 12th में यूज होता है जो हमें ऑलरेडी पहले से पता होता है। तो इसीलिए हमारा मैकेनिक्स एक पिलर है। अगर अभी तुमने मैकेनिक्स नहीं स्टार्ट किया है तो सबसे पहला तुम्हारा काम क्या है कि बेसिक मैथ करने के बाद प्रॉपर टाइम दो मैकेनिक्स में। मतलब हर रोज अगर 2-3 घंटा बैठना पड़े, अभी से भी अगर तुम बैठते हो तो इजीली 2 महीने के आसपास में तुम इजीली पूरी मैकेनिक्स को कवर कर सकते हो। 2 से 2.5 महीने लगेंगे, लेकिन मैं इफेक्टिवली बता रहा हूं कि 2 से 2.5 महीने का जो टाइम तुम मैकेनिक्स पे स्पेंड करोगे, तुम समझो कि तुमने फिजिक्स में एक तरीके का 1/3 पोर्शन निपटा दिया। तुम यूं मान के चलो कि मैकेनिक्स अगर तुमने सही से कर लिया तो फिजिक्स का 1/3 पोर्शन तुम्हारा स्ट्रांग हो चुका है। अब तुम्हें पूरी फिजिक्स में कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब दूसरा ये होता है कि सर मटेरियल कहां से, कौन सा ऐसा बुक है, स्टैंडर्ड बुक है जिससे हम मैकेनिक्स सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ही बुक जो वहां पे आता है वो आता है एससी वर्मा। अगर सच में तुम्हें मैकेनिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, कई लोग बोलते हैं सर डीसी पांडे पढ़ लेंगे, सिंगेज पढ़ लेंगे। यार ये जो अदर ऑप्शन तभी आता है जब हमसे एससी वर्मा सॉल्व नहीं होता है, तभी अदर ऑप्शन आता है। तुम सच बताना, तुम्हें लगता है कि सर डीसी पांडे सॉल्व हो जाता है बट एससी वर्मा सॉल्व नहीं होता है, तो हम भाग जाते हैं। लेकिन मैं क्लियरली बताऊं, जो चीज हमसे सॉल्व नहीं होता है यानी कि उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी वाली बात है। तो इसीलिए एससी वर्मा अगर तुमने पूरी मैकेनिक्स का अच्छे से सॉल्व किया, मैं गारंटी देता हूं कि जेई मेंस क्या, इवन जेई एडवांस में भी तुम अच्छा कर सकते हो अगर मैकेनिक्स तुमने एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, एक्सरसाइज, एग्जांपल, मतलब वो हर पॉइंट एससी वर्मा का इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बुक रिकमेंड करूंगा मैकेनिक्स के लिए तो सिर्फ मैं एक ही सिंगल बुक करूंगा कि भाई 2.5-3 महीने उस बुक पे टाइम दो, फोकस करो उस बुक पे, और जितना भी उसका क्वेश्चंस है वो सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारा मैकेनिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ गिनार से बताते हैं। तो भाई इसमें कोई डाउट नहीं है कि एचसी वर्मा इज द होली ग्रेल ऑफ मैकेनिक्स एंड इनफैक्ट बाकी फिजिक्स के सिलेबस एकदम अथाह सागर है और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं जो कि काफ़ी आपको सोचने पर और एनालाइज करने पर मजबूर करते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई मैकेनिक्स में स्पेशली
कई लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझते और वो डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में कूद जाते हैं, राइट? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, और एक बार जब आपको कॉन्सेप्ट का क्रक्स समझ में आ जाए तब आप प्रॉब्लम्स के थ्रू उसकी डिफरेंट डेप्थ को एक्सप्लोर करते हो, तब आप प्रॉब्लम सॉल्व करके रियलाइज करते हो कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट कितना डीप है और उसका एप्लीकेशन कितना ब्रॉड है, ये आपको समझ आता है, ठीक है? देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसा सर ने बताया कि क्रेडिबल बुक्स जैसे कि एचसी वर्मा, इन्हीं पे फोकस करें। भाई दुकान से 25-30 किताबें लाके अपने आसपास भाई बिल्डिंग ना खड़ी करें। आप किताबें जमा करने के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, पढ़ने के मार्क्स आपको मिलेंगे। तो सिर्फ क्रेडिबल और क्वालिटी बुक्स आप अपने पास रखें, अंट शंट एरी गैरी किताबें फटकने ना दें, राइट? और उसके साथ साथ आपकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम कर लूंगा, 1 करोड़ सवाल कर लूंगा, यह एटीट्यूड ना रहे। हाँ, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम करोगे वो अच्छी बात है, बट देन क्वालिटी प्रॉब्लम्स करना भी जरूरी है, राइट? आप आसान 1 करोड़ सवाल करके सॉल्व करके शायद जेई मेंस क्रैक कर लो, पर जेई एडवांस क्रैक नहीं कर पाओगे, राइट? अगर आप जेई एडवांस के लिए एम कर रहे हो तो आपको अच्छी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी पड़ेगी, क्वालिटी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रेडिबल सोर्सेज से हो और क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हो। और इन दी लास्ट एक इंपॉर्टेंट लाइक इमोशनल और एक एडवाइस है एज अ टीचर कि भाई आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए स्पेशली फिजिक्स में, आपका एटीट्यूड जो है वो क्यूरियस होना चाहिए और फियरलेस होना चाहिए, राइट? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई कई लोग डर के माहौल में जीते हैं। डर के माहौल में जीते मतलब वो ऐसे कंफ्यूज्ड होते हैं, परेशान होते हैं, डरे हुए होते हैं कि सर मैकेनिक्स नहीं आती, काइनेमैटिक्स में दिक्कत है, परेशान हो गया, वेव्स ये वो। भाई दे फियर सो मच दैट दे स्टॉप थिंकिंग कि ये साइंस है, राइट? और स्पेशली फिजिक्स में जब तक आप डरोगे तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे। एक क्यूरियस एटीट्यूड आपको विद प्रिपरेशन डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, आई एग्री कि कोई पैदा नहीं होता क्यूरियस एटीट्यूड के साथ, प्रिपरेशन के साथ उसको बनाया जाता है। प्रिपरेशन के साथ आपको वो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आपको कंटिन्यूसली कोशिश करनी है कि भाई इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे समझ नहीं आ रही, और मैं कोशिश करूंगा तो जरूर समझ में आएगी, राइट? तो वो क्यूरियस और फियरलेस एटीट्यूड जब आपने अंदर धीरे धीरे टाइम के साथ बिल्ड करोगे तो मैकेनिक्स क्या, पूरी फिजिक्स आपको इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगी और आसान भी लगने लगेगी। ऑलराइट? और ये सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है मेरे हिसाब से कि भाई आप सिर्फ सिलेक्ट होंगे या आप अच्छी रैंक से सिलेक्ट होंगे। जो लोग अच्छी रैंक से सिलेक्ट होते हैं, टॉप 500 रैंक्स को एम करते हैं जेईई एडवांस में, वो लोग क्यूरियस होते हैं अपने सब्जेक्ट को लेके, सिर्फ फिजिक्स नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और वो फियरलेस एटीट्यूड से अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं। तो भाई इसी बात पे शांतनु सर भी आपको कुछ 2 शब्द बोलेंगे। देखो कई बार ये होता है कि सर मज़ा नहीं आता है पढ़ने में, मतलब क्यूरियसनेस सर ने बोला कि वो अंदर से वो फीलिंग नहीं आती कि सर बोरिंग लग रहा है, ये लग रहा है। तो यार तुम 11th में हो तो मैं तुम्हें एक चीज़ एडवाइस करूंगा कि कुछ बुक्स रीडिंग दिया करो। हम लोग की क्या होती है कि आदत रीडिंग हैबिट खत्म हो जाती है। मैं क्लियरली बताऊं, जब तुम 12th में जाओगे शायद तुम रीडिंग पे उतना फोकस नहीं करोगे। तुम्हारा फोकस क्या होगा, डेरिवेशन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, बस कैसे भी करके एग्जाम क्रैक करना है। तो इससे क्या होता है कि वो इंटरेस्ट जो होता है ना वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अभी भी तुम 11th में हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी बुक हो गई, बहुत अच्छी थ्योरी दी हुई है, बहुत अच्छी थ्योरी दी हुई है। एनसीईआरटी बुक के थ्योरी का रीडिंग दे सकते हो। एससी वर्मा की थ्योरी थोड़ी कंसाइज है, समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसके जगह पे तुम रेसनिक हेलिडे की भी थ्योरी पढ़ सकते हो। रेसनिक हेलिडे फॉरेन राइटर की बुक है, बट बहुत अच्छा थ्योरेटिकल पार्ट उसमें दिया गया है। तो अभी से थोड़ा बहुत पढ़ने का आदत डालो। कई बार ये होता है कि हम लोग हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगे होते हैं। अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे भी जुड़े हुए हैं, किसी कोचिंग में भी जुड़े हुए हैं, तो हमारा एम क्या रहता है कि भाई साहब ये कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट का ये एप्लीकेशन है। बस हम कंसेप्ट जान लेते हैं, एप्लीकेशन करते रहते हैं, बट हमारा वो इंटरेस्ट आता ही नहीं है कि भाई अगर सर बोल रहे हैं कि ये बॉल ऐसे गिर रहा है तो हमारे रियल लाइफ से वो चीज़ कैसे इतनी अच्छे से रिलेटेड है। अब भाई पूरी मैकेनिक्स लगभग हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होती है। चाहे तुम कहीं भी जाते हो, क्रिकेट खेलते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन देख लो, या कुछ भी तुम देखते हो, तो कहीं ना कहीं मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा रियल लाइफ से रिलेटेड है। बट हम जब क्लास में पढ़ते हैं तो शायद टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता, या हम लोग भी पढ़ाते तो हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम्हें इतना सारा एग्जाम्पल दे पाए। तो हम लोग कंसेप्ट बताते हैं,
न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाते हैं और मेनली फोकस रहता है कि न्यूमेरिकल करो, क्योंकि हमारा पैटर्न जो एग्जाम का है वो कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे हल्का सा इंटरेस्ट खुद जगाना पड़ता है, वो इंटरेस्ट लूज नहीं होने देना है। वो कैसे नहीं होने देना है, तो हमें डिफरेंट अच्छे राइटर की बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, रेस्निक हेलिडे पढ़ सकते हो, और ये आदत है कि हैबिट डाल लो कि मैं अगर काइनेमेटिक्स पढ़ रहा हूं, कंसेप्ट पढ़ रहा हूं, तो साथ में मैं कोई स्टैंडर्ड बुक का भी रीडिंग देता रहूं, ताकि मुझे पता चले कि ये काइनेमेटिक्स का रियल लाइफ में क्या एग्जांपल है, कैसे ये रियल लाइफ से, और क्यूरियोसिटी बढ़ानी है अपने आप को। आ रही बात समझ में, यार ये ऐसे होगा, तो हाँ आज मैं जा रहा था तो भाई स्लिपरी, जब अपन वो बर्फ पे या आइस पे कभी चलते हैं तो हम स्लिप क्यों करते, तो जब तक ये अंदर से नहीं आएगा ना कि भाई यहाँ पे क्या फिजिक्स लग रहा है, तब तक मजा नहीं आएगा। तो एज अ सब्जेक्ट मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि तुम्हारी रियल लाइफ की ही चीजें यहां पर पढ़ाई जा रही है। तो एज अ सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने बताया कि अपने को इंटरेस्ट डेवलप करना है फिजिक्स को लेकर। और यार फिजिक्स से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दुनिया में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ फेनोमिना तुम्हारे सामने आकर हो रहा है। केमिस्ट्री में तो कई बार हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे चले जाते हैं, जो पता ही नहीं चलता कि क्या ही हो रहा है। एटम के साथ मिलके कोई बॉन्ड बना रहा है, तो ये बॉन्ड हम लोग देख नहीं पाते, हम तो इमेजिन करते हैं केमिस्ट्री में। यहाँ फिजिक्स में तो सब कुछ तुम्हारे सामने साक्षात प्रेजेंट है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, मैथ में भी ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए फिजिक्स में तुम्हें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। और एक बार ये इंटरेस्ट डेवलप हो गया, बस 11th में तुम 2-3 महीने जैसे हमने बताया है वैसा तुम काम कर लो। 3 मंथ के बाद तुम्हें खुद लगेगा कि यार फिजिक्स से इंटरेस्टिंग टॉपिक कुछ है ही नहीं। ट्रस्ट में तुम 3 मंथ प्रॉपर बिल्कुल बैठकर कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपर पढ़ाई कर लो। 3 मंथ के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक बार जो ये इंटरेस्ट आ जाता है, भाई हम लोग का भी ऐसा नहीं था कि हम लोग फिजिक्स में स्टार्टिंग से ही बिल्कुल बोरिंग नहीं, हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट हमें जगाना पड़ा, थोड़ा देखना पड़ा सब्जेक्ट को। और एक बार जो इंटरेस्ट, वो कहते हैं लत लग गई, फिर तो लगा कि यार यही है दुनिया। वही होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा फ्रिक्शन हो सकता है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा, गारंटी तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। फिजिक्स तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। और फिर से एक बार रिमाइंडर कि भाई अगर आप ये जो कोर्स है ग्लेडिएटर बैच, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से वेल टेलर्ड है। और अगर आप वीडियो में इस मोमेंट तक आए हैं तो ज़रूर आई बिलीव कि आपको इसकी ज़रूरत होगी। ऑलराइट, सो लाइक डू नॉट फॉरगेट टू फिल द गूगल फॉर्म एंड कॉन्टैक्ट आवर टीम। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।